नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हमारे साथ एक ऐसी महिला नेत्री हैं जिन्हें आप प्रोफेसर भी कह सकते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो गया, राज्यसभा में किस तरह से जुझारूपन तरीके से लड़ती हुई नजर आई। कार्यकाल खत्म हो गया, उन्होंने एक नया रास्ता अख्तियार कर लिया। लेकिन उसके साथ सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या राजनीति से मोह भंग हो गया, क्या राजनीति छोड़ दी, अब आगे क्या करेंगी प्रियंका चतुर्वेदी, क्या फिर से राजनीति में आएंगी। और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, कभी पार्टी हुआ करती थी अब गुट कहना पड़ रहा है, उसमें क्या वो अंदरूनी राजनीति का शिकार हुई। इन तमाम सवालों के जवाब जो लोग जानना चाहते हैं, तो हमने खुद इनवाइट किया है प्रियंका चतुर्वेदी जी को। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच। और संतोष जी, मैं इससे शुरू करूंगी। आपने एक आई थिंक फेसबुक पे ये पोस्ट किया था कि प्रियंका चतुर्वेदी जी शायद राजनीति से रिटायर हो रही हैं। मैं बिल्कुल रिटायर नहीं हो रही हूँ, ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ। और मैं बस 20 साल अपने राजनीतिक करियर को दिया है, वो लेकर आगे बढ़ूंगी। पर मैंने कहा जब तक मेरा पार्लियामेंट में मेरे पास एक जिम्मेदारी थी, वो अब जिम्मेदारी मुक्त हुई हूँ, तो उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करने के लिए मैंने ये पढ़ाने का काम शुरू किया है। बिल्कुल प्रियंका जी सही कह रही हैं, क्योंकि जिस दिन ये खबर आई थी मैंने भी अपने जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है मोजो इंडिया का, उस पर पोस्ट किया था। उन्होंने फिर रिप्लाई किया, उसको मैंने उसी दिन करेक्ट कर दिया। लेकिन लोग ये सवाल जानना चाहते हैं। अब लोग जो सवाल जानना चाहते हैं प्रियंका जी, वो सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ उठकर निकल कर सामने आ रहा है कि आप चली गई, आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लिया, आपने ओआरएफ भी ज्वाइन किया, वो तमाम चीजें की। लेकिन ये संकट का समय है, ये बहुत बड़े संकट का समय है। डेमोक्रेसी पे सवाल, पार्लियामेंट प्रोसीजिंग पे सवाल, दल टूट रहे हैं। आपका दल तो न जाने कितनी बार तोड़ा गया शिवसेना को। ऐसे समय में आपको लगता है कि आप दोनों ही भूमिका से न्याय कर पाएंगी? मुझे लगता है मैं हर एक भूमिका जो मैं निभाती हूँ और मैं लेती हूँ अपने हाथ में, उसको बहुत अच्छी तरीके से निभाती भी हूँ। भले ही मुझे खुद कहना पड़ रहा हो, पर मैं ये कहना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कोई भी ऐसा काम हाथ में नहीं लूंगी अगर मैं उसको जिम्मेदारी पूर्वक ना निभा पाऊँ। तो रही बात पार्लियामेंट की, रही बात जिस तरीके के मुद्दे हैं, मैं लगातार जनता के साथ संपर्क में हूँ, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। मैंने अपना बोलना किसी चीज में बंद नहीं किया है। और जो जो मुद्दे देश के हैं, अहम मुद्दे हैं, चाहे देश में, चाहे हमारी पार्टी ने एक बड़ा मोर्चा रखा हो मुंबई में पिछले शनिवार को, उसमें हिस्सेदारी लेने की बात हो, या पार्टी का कोई भी काम हो जहाँ पे मेरी जरूरत पड़ती है, मैं बिल्कुल उसमें शामिल रहती हूँ। पर मैं अपनी आवाज को उसी उसी तरीके से रखती रहूंगी और राजनीति में उसी तरीके से एक्टिव रहूंगी जिससे मैं लगातार रहती आई हूँ। मुझे एक बात यहाँ पे क्लियर करनी है कि क्या होता है जब राजनीति, जब एक टर्म खत्म होता है, एंड ऑफ द टर्म लोग ये कोशिश करने लगते हैं कैसे अपने टर्म को बढ़ाएं, कैसे किसी भी तरीके से पार्लियामेंट में बने रहने के लिए। हमने हाल ही में देखा है कैसे लोग यहाँ से वहां छलांग लगा लेते हैं, यहाँ से वहां चले जाते हैं। बहुत सारी चीजें हमने देखी और बहुत सारे मेरे बारे में भी अटकलें लगाई जा रही थी। तो मैं मानती हूँ कि जो 6 साल मुझे मिले, अच्छा कार्यकाल मेरा रहा, जनता ने उसको सराहाया। उसी चीजों को जो मैंने समझा है फर्स्ट हैंड, और जो मैंने दिक्कतें जनता की हैं, जो पार्लियामेंटेरियन से उनकी उम्मीद होती है, कैसे वो जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको ठीक किया जाए, उस हिसाब से मैंने शुरुआत की। चाहे महिलाओं की बात हो तो विमेन लेड फ्यूचर्स के माध्यम से मैं महिलाओं के इश्यूज को आगे बढ़ाती रहूंगी। और चाहे वो जेन जी की बात हो, जेन जी ने इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया अभी, और जेन जी के प्रोटेस्ट के चलते एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी के ये 12 साल के कार्यकाल में, बिसाइड्स एमजे अकबर जो एमओएस थे, कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया, वो जेन जी के प्रोटेस्ट नहीं किया। तो जेन जी से डायरेक्टली मेरी बातचीत, डायरेक्टली मेरा संवाद हो, और डायरेक्टली उनको जो डायरेक्शन देने की बात है, डायरेक्शन ये नहीं है पॉलिटिकल डायरेक्शन, यानी अवेयरनेस की बात है, वो मैं करती रहूं। एक प्रियंका जी, आपने सही कहा, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कही। पार्लियामेंट में तो हम लोग कवर करते थे, लगातार हम लोगों की चर्चा होती थी। कांग्रेस सांसद होने के बावजूद रवनीत सिंह बिट्टू जिस तरह से अमित शाह के चैम्बर के बाहर खड़े रहते थे कि कब वो बाहर निकले और अपनी शक्ल दिखाए, हमने आपको कभी बीजेपी नेताओं के इस तरह से चैम्बर के बाहर खड़े नहीं देखा। लेकिन एक सवाल ये उठता रहा कि राज्यसभा टर्म रिपीट नहीं हुआ। फिर ये कहा गया कि आप भी भाजपा में जा सकती हैं, आप भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं। ये तमाम बार बार पार्टी टूटती रही, तोड़ी जाती रही। दो सवाल यहाँ पे, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि प्रियंका चतुर्वेदी को फिर से राज्यसभा वो क्यों नहीं जा पाई, और भाजपा क्यों नहीं ज्वाइन की। ऑफर तो आपके पास भी आया होगा, क्यों आपने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना ठीक नहीं समझा? नहीं, सबसे पहले तो मैं कह दूं कि मुझे राज्यसभा का टेन्योर इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि हमारी पार्टी के पास सीट्स नहीं थे, नंबर्स नहीं थे। एक सीट पूरी मिलजुल कर महाविकास अघाड़ी को जानी थी, जिसके लिए मेरी पार्टी ने पूरी कोशिश की कि वो शिवसेना को आनी चाहिए।
पर वो शिवसेना को न आते हुए, क्योंकि जब पवार साहब ने कहा कि वो आना चाहते हैं उस जगह पर, तो खैर बात वहीं पे खत्म हो गई थी। पर खैर अटकलें इतनी लगाई जा रही थी, हाँ, और लास्ट मिनट तक प्रियंका चतुर्वेदी का नाम आता रहा, इसलिए आता रहा क्योंकि जनता उम्मीद कर रही थी कि मैंने बातें ऐसे रखी हैं तो शायद मुझे वो चांस मिलेगा, पर नहीं मिला। व्हिच इज़ एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी 1.5 साल पहले से ही, जैसे 2024 के चुनाव के नतीजे आए थे, कि नहीं होने वाला है, और मैं इसके बारे में बिटर नहीं हूँ। मुझे भगवान ने 1.4 बिलियन का देश बनाया है, उसमें से कुछ चुनिंदा लोग पार्लियामेंट में जा सकते हैं, और वो भी उसमें से भी कुछ चुनिंदा लोग जिनकी कोई फैमिली नहीं होती है, कोई बैकग्राउंड नहीं होता है, वो पहुंच जाए, तो वो भी मैं अपनी काबिलियत का ही मैं मानती हूँ कि सफलता है, और मुझे उस जगह मिली और 6 साल काम करने का मौका मिला। रही बात बीजेपी की, ना मैं बीजेपी को कहना चाहूंगी, ना मैं अपना कहना चाहूंगी, क्योंकि हम दोनों ने ही एक दूसरे से कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई थी, ना उनकी तरफ से कोई ऑफर था, ना मैं कोई ऑफर की उम्मीद में थी, ना मैं कोई इंतजार कर रही थी, ना मैं कोई बातचीत शुरू कर रही थी, ना वो कोई मुझसे बातचीत शुरू कर रहे थे, तो कोई बात ही नहीं थी, क्योंकि वो भी जानते हैं मैं कितनी तटस्थ हूँ, और वो लोग भी कितने तटस्थ हैं अपनी बातों को लेकर। तो वो रिस्पेक्ट जो होती है, क्या आप विपक्ष में रहकर भी आपकी सम्मान बना रहे, वो भारतीय जनता पार्टी ने समझा है, और मैंने भी विपक्ष में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी का विरोध करूंगी, मुद्दों पर करूंगी, पर्सनल अटैक्स के बावजूद, पर्सनल अटैक्स ना करते हुए इश्यूज पे करूंगी, और इश्यूज लगातार मैं बोलती रहूंगी। एक प्रियंका जी, एक सवाल उठ रहा है, आपने कहा कि नंबर नहीं था राज्यसभा में भेजे जाने लायक। बाला साहब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना बनाई, एक दौर वो था 2002 के दंगे के बाद। बाला साहब ठाकरे एनडीए गठबंधन के पहले नेता थे जिन्होंने कहा मोदी को सीएम से मत हटाना। और अमित शाह के बारे में संजय राउत साहब ने खुलासा किया कि किस तरह से वो बचाने के लिए गए। एक सवाल उठ रहा है, आप अभी तक उस पार्टी में बनी हुई, क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को बचा पाने में सक्षम है? क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे बचेगी आने वाले दिनों में? क्योंकि अब जो कुछ भी बचा कुचा है, धीरे 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 चला जाता रहा है। आपको लगता है ये पार्टी बचेगी या आने वाले 2 4 5 सालों में अपने आप विलीन हो जाएगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी, ये दिल्ली का जो ये मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू है महाराष्ट्र राजनीति को लेकर, वो बहुत ही, मैं कहूंगी, पूरा नहीं है, इंटायरिटी में नहीं है। आप लोग उन सांसदों को देख रहे हैं जो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे, या उनके ऊपर धमकियां थी, या ईडी आईटी सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन का डर था, या उनको कुछ ऐसी कोई भूख थी, पैसों की भूख थी, लालच था, क्या था, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। उनने अपना ईमान धर्म दिखाया, वो निकल पड़े। पर उनको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उनको जो वोट किया था, आपको प्लीज, पहले कहा गया कि वो पार्लियामेंट एमपीज गए हैं जो शिवसेना बीजेपी के साथ ही उनके साथ गए हैं, तो वो लोग चले गए, उनके पास एक कारण था। ये जो हमारे चुनाव चिन्ह पर जीत कर है, वो अपना पल्ला बदल देते हैं, क्योंकि एक नया डायनामिक शुरू हुआ है पार्लियामेंट में। अब मैं आम आदमी पार्टी का आपको एक उदाहरण दूंगी। आम आदमी पार्टी पूरी की पार्टी एकजुट है, लोकसभा में वो पार्टी आम आदमी पार्टी है, असेंबली, पंजाब असेंबली में वो आम आदमी पार्टी है, दिल्ली असेंबली में दिल्ली आम आदमी पार्टी है। बस राज्यसभा के कुछ सांसदों को लगा कि नहीं, उनको साथ में नहीं काम करना है, तो 6 उठकर निकलते हैं, कहते हैं हम तो विलीन हो रहे हैं। ऐसे 2/3 मेजोरिटी का शेड्यूल 10 में है ही नहीं। पर खैर, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहती हूँ कि ये जो न्यू मॉडल शुरू हुआ है। मैं बस ये कहूंगी कि महाराष्ट्र में अभी भी, जैसे हाल ही में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा होगा, पिक्चर्स आ रही थी मुंबई से, कितने प्रदर्शनकारी, वो भी स्टूडेंट्स के माता पिता, एक हमारे आह्वान पर वो लोग सब आए थे, सब जुड़े थे, और हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले थे। तो ये कह रहे ना, सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, रहेगी, विलीन हो जाएगी, मैं मानती हूँ ये बहुत ही, राजनीति में तो ये तो ऐसा सवाल है कि किसी ने कल नहीं देखा है, किसी ने 24 घंटे में क्या क्या पासा पलटता है ये नहीं देखा है। कोई अगर 4 महीने पहले, जैसे ही वेस्ट बंगाल का चुनाव हुआ था, कोई कहता कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और इस्तीफा देने को मजबूर हो जाएंगे, किसी ने माना नहीं होता। तो राजनीति में 24 आवर्स इज ऑल्सो वेरी लॉन्ग टाइम इन पॉलिटिक्स। तो वो पार्टी बनती है, बिगड़ती है, और हम मेहनत करते रहेंगे। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। अब तो आपका और आपकी पार्टी का, उन दोनों से अलग हटके हैं, पूरे पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। आपने जैन जी आंदोलन की बात की, जो 12 साल में विपक्षी दल मिलकर नहीं कर पाए, कायदे से बिल्कुल नहीं कर पाए। जहां तक आपने एमजे अकबर साहब का जिक्र किया, तो अमित शाह साहब के साथ एक बार हम लोग बीजेपी ऑफिस में ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा था नहीं, ये हमारी गंदगी नहीं है, ये तो तुम लोगों की इंडस्ट्री की गंदगी है, मतलब मीडिया की इंडस्ट्री से आई हुई है। खैर, उन्होंने जो शब्द इस्तेमाल किया, बाद में एमजे अकबर साहब कोर्ट गए, बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अब ये सवाल उठ रहा है कि जैन जी ने अपना काम कर दिया, मोदी सरकार पहली बार डिफेंसिव हुई, एक मंत्री का विकेट गिर गया, जो आमतौर पर इस तरह से होता नहीं।
तमाम लोग कह रहे थे कि नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। शायद मैं पहला रिपोर्टर जो मैंने कह दिया, कई लोग मुझसे, मेरे साथी भी नाराज हो गए कि मैंने टैग करके कह दिया था कि 20 तारीख को ही फैसला हो गया था कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना है, लेकिन वो देखना चाहते थे कि आंदोलन क्या वाकई उस लेवल तक जा सकता है कि नहीं जा सकता। जो व्यवहार दिल्ली पुलिस ने किया, जो व्यवहार आरएएफ ने किया, लड़की के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, शायद वो जो घिनौना वीडियो है, वो इस देश के लोकतंत्र के इतिहास पर एक काले धब्बे के रूप में हमेशा याद किया जाएगा, कभी आप उसको भूल नहीं सकते। इस तरह के व्यवहार को लेकर आपका क्या मानना है? पुलिस के दिमाग में क्या चल रहा था? अमित शाह ने एक दिन पहले पुलिस कमिश्नर क्यों बदला? और क्या आदेश एक तरह से ऊपर से आया था? क्योंकि पूरा विपक्ष ये कह रहा है सदन के अंदर कि अमित शाह जवाब दे। अमित शाह गायब है, वो संसद भवन पहुंचते हैं लेकिन सदन के अंदर नहीं आ रहे और सदन की कार्रवाई एक तरह से चल नहीं पा रही। आपको क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस ने इतना गंदा और व्यवहार जो किया, खासतौर से लड़कियों के साथ, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, किनको जिम्मेदार मानती है? जिम्मेदार जैसे जेनजी ने किसका इस्तीफा मांगा? जेनजी ने प्रधानमंत्री का तो नहीं मांगा था, जेनजी ने एजुकेशन मिनिस्टर का मांगा था कि जो जिस चीज का जवाबदेही है उसको जवाब देना पड़ेगा, उसको निर्णय लेना पड़ेगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। उस हिसाब से एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे थे। दिल्ली पुलिस हो या रैपिड एक्शन फोर्स हो या सीआरपीएफ हो या सीएपीएफ हो या बाकी कोई भी ये हो जो सीएपीएफ के वो हैं वर्टिकल्स हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? वो सब अगर दिल्ली में आते हैं तो गृह मंत्री के अंदर आते हैं। तो गृह मंत्री कौन? अमित शाह जी के अंदर आते हैं। तो ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा कि लड़कियों के साथ अभद्रता हुई, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे लाठी मारी गई, लाठी में नेल्स डाली गई, उनको बच्चों को पीटा गया, पेलेट गन्स चलाई गई। ये किसके? और कोई एसओपी नहीं फॉलो हुआ। एसओपी कहता है कि पहले आप वाटर कैनन चलाएंगे लोगों को रोकने को, भीड़ रोकने को। वाटर कैनन ना चलाते हुए सीधा लाठी और टीयर गैस शेलिंग हुई, टीयर गैस शेलिंग के बाद पेलेट गन्स भी चलाए गए। ये कहां तक लाजमी है? तो और इतना निंदनीय थी कि 19 तारीख को उनको उठाकर लेकर जाते हैं अर्ली मॉर्निंग में सोनम वांगचुक को, इस उम्मीद में कि उनको लगता है कि जो भी भीड़ आ रही है, जनता की भीड़ आ रही है, स्टूडेंट्स की भीड़ आ रही है, वो सोनम वांगचुक जी के लिए आ रही है। या 20 दिन से वो प्रदर्शन चल रहा था, कोई उसमें किसी ने बातचीत करने की शुरुआत नहीं की। ना कोई एमपी बीजेपी का ने कोशिश की, ना कोई मंत्री ने कोशिश की। इतने अहंकार से भरे, इनको लगा ये सब रफा दफा कर लेंगे, अमित शाह जी हैं तो सब देख लेंगे, मोदी जी हैं तो सब देख लेंगे। बढ़ते बढ़ते आपने उनको वहां से उठाया तो धरने में और लोग आने लग गए। 20 तारीख को चलो संसद वाला कार्य, वो एक दिन का वो उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, पीसफुल था। तब तक सब कुछ पीसफुल है, आप समझिए। जब तक पुलिस इंटरफेयर नहीं करती है, पहले सोनम वांगचुक जी को लेकर जाने का, उठाने का वहां से, दूसरा कि आप उनके बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कर दें। पीसफुल प्रोटेस्ट में आपने पहले ये काम किया। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी को तो अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी। और आज जेनजी ऐसा है, देखो उन्होंने लाठी खा ली, उन्होंने टीयर गैस शेल्स देख ली, उन्होंने पेलेट गन्स देख लिए, उन्होंने हर तरीके के हथकंडे जो सरकार अपना सकती है सब किया। एफआईआर चल रही है, उनके पोस्ट को टेक डाउन किया जा रहा है, उन पे इन्वेस्टिगेशन चालू है, सब चल रहा है। पर फिर भी वो युवा भारी संख्या से आता रहा। उसमें एक बहुत बड़ा सबक हम सभी के लिए कि यहाँ पर किसी भी तरीके से उन बच्चों ने हार नहीं मानी और किसी तरीके का भय नहीं दिखाया। और भय क्या होता है? भय वही होता है जिसके कारण ये लोग पार्टी छोड़ छोड़कर इधर उधर चले जाते हैं या अपनी जगह पर शांत बैठ जाते हैं। ये बच्चों के पास कुछ नहीं था खोने को, उनका भविष्य ऑलरेडी अंधेरे में दिख रहा था, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी और तब जाकर उनको ये कामयाबी मिली। तो मैं यही मानती हूँ कि ये जो जवाबदेही है दिल्ली पुलिस की, आरएएफ की, और जो भी वहां पे थे, और प्लेन क्लोथ्स मैन भी थे, कौन थे वो, क्या थे वो, आज तक नहीं पता। इसकी जवाब तो होम मिनिस्टर को ही तय करना पड़ेगा क्योंकि उनके अंतर्गत आता है। प्रियंका जी, आपने जो बात कही कि बच्चों के पास कुछ भी खोने के लिए नहीं था, निश्चित तौर पर उस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन एक बात आपने कही कि जवाब तो अमित शाह को देना पड़ेगा। लेकिन अमित शाह जवाब कहां देंगे? उल्टा हो ये रहा है कि शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद धर्मेंद्र प्रधान का कल संसद भवन परिसर में जोरदार स्वागत किया गया। इतना जोरदार स्वागत मुझे लगता नहीं, प्रधानमंत्री को माला तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग के अंदर पहनाते हैं। संसद भवन परिसर के अंदर लोकसभा जो नया भवन बना है उसकी सीढ़ियों पर इस तरह का स्वागत तो आज तक प्रधानमंत्री का भी नहीं किया, गृह मंत्री का भी नहीं किया। जिस तरह का भव्य स्वागत जो है वो धर्मेंद्र प्रधान का किया गया, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगी यहाँ पर, अमित शाह जी को मैंने जो देखा है अपने 6 साल के कार्यकाल में, वो किसी भी जवाब देने से वो हिचकिचाते नहीं है। ये एक क्वालिटी मैंने देखी है उनमें कि वो जवाब हो सकता है स्पीच में अपने दे दें या किसी तरीके का
जवाब इनके ये जो भी डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट में बिल को लेकर, उसमें कहीं दे दें। पर जवाबदेही से जब मैंने देखा, जवाबदेही से क्या ज्यादा रादर देन जवाब रिस्पॉन्स देना वो करते हैं, उससे कभी वो बचे नहीं है। ये मैंने नोटिस किया, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन, आई कुड बी रॉन्ग। दूसरी बात धर्मेंद्र प्रधान जी का, अब आप देखिए धर्मेंद्र प्रधान जी को तो ऐसे योद्धा बनाकर उनका स्वागत हो रहा था जैसे कोई जंग जीत कर आए हो, कोई युद्ध जीत कर आए हो, और ऐसा युद्ध जो देश के विकास और उन्नति की तरफ ले गया हो। पर हकीकत क्या है, 2024 में पेपर लीक होता है और आप सीबीआई इंक्वायरी करते हैं, सीबीआई इंक्वायरी के अंतर्गत जो मुख्य आरोपी होता है उसको क्लीन चिट हाल ही में दिया गया है। दूसरा, आप एक डॉक्टर राधाकृष्णन फॉर्मर चेयरमैन इसरो के अंतर्गत कमेटी बनाते हैं जिसमें प्रोफेसर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी जो है फॉर्मर एम्स के डायरेक्टर, वो 101 आपको रिकमेंडेशन देते हैं, उसमें से आप कुछ भी लागू नहीं करते हैं। आज तक के हाल ये है कि फुल टाइम डीजी भी एनटीए का नहीं है। फिर फिर आप एक कठोर कानून लेकर आते हैं, ये जो जिसका अभी डिस्कशन लोकसभा में चल रहा है, ये तो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं 2024 में लेकर आते हैं, चुनाव से जस्ट पहले लेकर आते हैं, फिर भी विपक्ष आपके साथ पूरा देता है क्योंकि हम जानते हैं बच्चों के भविष्य को लेकर हम बहुत सीरियस हैं। तो हमने उसको पास किया, क्या हुआ 2025 में फिर से पेपर लीक, 2026 में पेपर लीक की वजह से री एग्जामिनेशन के चलते 22 बच्चों की जाने गई है, जिसके चलते बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेडिकल डिग्री करना चाहते थे वो ड्रॉप आउट हुए हैं, जिसके चलते पूरा लंबा चौड़ा प्रोटेस्ट बना। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक चीज कहना चाहूंगी, इसी धर्मेंद्र प्रधान जी के अंतर्गत यूजीसी की इतनी डिविसिव एक गाइडलाइंस आई थी जो बच्चों के कैंपसेस में जहर घोलने का काम कर रही थी। आज तक भारतीय जनता पार्टी धर्मों के नाम पे राजनीति करती थी, कैंपसेस में ये जातियों की राजनीति लाना चाह रही थी जो भेदभाव और फैलाता। उसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन कर उन गाइडलाइंस को रोका, बल्कि ये चाहते थे वो लागू हो जाए। इतने कारनामे करने के बाद उनको इस तरीके से उनका स्वागत पार्लियामेंट के पटल पे करना, ये कितनी ही शर्मनाक बात है। वो बच्चे क्या सोच रहे होंगे जिनको लाठियां पड़ी होंगी, वो बच्चे क्या सोच रहे होंगे जिनके ऊपर टीयर गैस चले, वो बच्चे जो अभी वो 19 साल का दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा जिसके पैलेट गन लगी, जो एक आंख से अंधा हो सकता है, उस पर क्या बीती होगी, उन लड़कियों पे क्या बीती होगी जिनके ऊपर लाठी चप्पल चलाया गया, उनके प्राइवेट पार्ट्स को इस तरीके से किया गया। तो ये तो आपको आप क्या मैसेजिंग दे रहे हो, आप क्या संदेश दे रहे हो कि जितना बड़ा फेलियर उतनी बड़ा स्वागत। तो जनता देख रही है, जनता भी समझ रही है कि किस तरीके की भारतीय जनता पार्टी ने किस दबाव में किया है, और क्योंकि वो खुद मानते नहीं है। और मैं बात बताऊं क्यों नहीं मानते हैं, आपने कंगना रनौत जी के स्टेटमेंट्स पढ़े हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा है। उन्होंने कहा गटर जनरेशन बोला, कहा ऐसे कौन से माँ बाप हैं जो ऐसे गंदे बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसी लड़कियां थी जिनको जो कभी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती हैं, फॉरगेट बीइंग इंडिपेंडेंट वुमेन। यानी आपकी शायद मानसिकता वही होगी जो आपका एमपी बता रहा है, इसलिए आप इतना भव्य स्वागत कर रहे हैं उनका। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी। एक बात है, देखिए, महिला राजनेताओं को लेकर, महिला नेताओं को लेकर उनकी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता, पुरुष नेता बहुत सारी बातें कहते रहते हैं, लेकिन कंगना रनौत का जिक्र आपने किया जब उनको टिकट हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा सीट से दिया गया था, जबकि जेपी नड्डा खुद वहां से लड़ना चाहते थे, तो पार्टी के एक बड़े नेता ने टिप्पणी की थी कि अब पार्टी को तैयार रहना होगा कि इनके बयानों से किनारा करने के लिए। और शायद बीजेपी के इतिहास में पहली बार हुआ कि बिना किसी नाम से एक प्रेस रिलीज जारी करके कहा गया कि कंगना रनौत ने जो बयान दिया उनका निजी बयान है, और जेपी नड्डा ने बुला के कहा जाता है कि डांट फटकार लगाई, पता नहीं। और ये तमाम चीजें हैं। खैर, कंगना रनौत के हिसाब से तो माने तो देश को आजादी भी 2014 में ही मिली है, लेकिन हम वापस मूल मुद्दे पर आते हैं। आपने कहा था कि बच्चों के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, जैसे इन सांसदों के पास खोने के लिए था। यानी जाहिर सी बात है कि सांसदों को डराया धमकाया जा रहा है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, तमाम तरह के तथ्य आते हैं। बीजेपी की अपनी वॉशिंग मशीन है। ऐसे माहौल में 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आप लोग इकट्ठे हुए, आप लोगों ने इंडिया अलायंस बनाई। हालांकि बीजेपी ने घमंडिया अलायंस कहा उसको। मीडिया को कहा गया कि आप इंडिया की बजाय इंडी वर्ड यूज करो। मैं आईएनएस एजेंसी में था और शायद हम इकलौती एजेंसी थे जो हम इंडिया लिखकर स्टोरी में रिलीज किया करता था, बाकी अखबारों में उसको काट छाट के कई बार वो इंडी कर लिया करते थे। लेकिन सवाल यह है कि जब इतना डर है, इस तरह का डर का माहौल है, पार्टियां टूट रही हैं, लगातार टूट रही हैं, आप इस बड़े भाजपा के इस बड़े इकोसिस्टम से बतौर इंडिया गठबंधन कैसे लड़ पाएंगे? आप कैसे आप नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर पाएंगे? या जो कुछ चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा? क्योंकि कोई जेनजी के आंदोलन के बाद भी सरकार ने वादा खिलाफी की, वो स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर, बाकी चीजें,
कल आधी रात को जज जी फिर बैठे, 1 बजे रात तक मीटिंग हुई, वो तमाम चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट का अपना आदेश आ गया। सरकार वादा खिलाफी करती है, ये उनकी आदत बन चुकी है। सरकार सदन के अंदर झूठ बोलती है, ये उनकी आदत बन चुकी है। सरकार के निशिकांत दुबे जैसे सांसद न जाने क्या क्या बोल देते हैं लोकसभा के अंदर, ये भी उनकी आदत बन चुकी है। ऐसे माहौल में बतौर शिवसेना उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता के तौर पे, इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पे, कोई फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है कि बीजेपी को आप हरा पाए या हटा पाए? देखिए, सबसे पहली चीज तो जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अनएम्प्लॉयड यूथ को कहा था कि कॉकरोचेस हैं और कॉकरोचेस के चलते वो कॉकरोच जनता पार्टी का आइडिया अभिजीत दिपके ने सोशल मीडिया पे किया था, जो इतना वायरल हुआ, इतना उसको समर्थन मिला। मैंने एक ट्वीट किया था उस समय पर, और मैंने यही कहा था कि विपक्ष को भी अपनी रणनीति समझनी होगी कि ऐसा क्यों है कि युवा वर्ग जो है सीजेपी की तरफ आकर्षित हो रहा है पर हमारी तरफ नहीं हो रहा है, और इस बात में सत्यता है। और मैं सत्य बोलने से कभी झिझकूंगी नहीं, क्योंकि ये हमारे विपक्ष के लिए एक लेसन है कि हम कहाँ मैसेजिंग नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है जिस वजह से हम उनका विश्वास नहीं जीत पा रहे। तो अगर हम वहीं से शुरुआत करें, और हम वहीं से शुरुआत करें कि आज जेनजी खुद रास्तों पे उतरा और खुद उन्होंने ये इंसाफ की मांग की, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों को अपनी रणनीति सोचनी पड़ेगी। और रणनीति ये नहीं हो सकती है कि जब पार्लियामेंट मिलता है तब हम मिल लें, एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर लें, रैलीज कर लें, एक साथ मिलकर प्रेस मीटिंग्स कर लें, मोर्चा निकाल लें, सब कर लें। ये तो ऑनगोइंग प्रोसीजर होता है। अब आप देखिए, उसके बाद लोकसभा के चुनाव के बाद कोई भी इंडिया अलायंस की मीटिंग नहीं हुई। कोई भी 1.5 साल बाद एक मीटिंग हुई थी, जो राहुल जी जब अपना घर शिफ्ट हो रहे थे तो उसमें उन्होंने ये शुरुआत की थी, पहल हुई थी। फिर जैसे इंडिया अलायंस के हर महीने डिस्कशन होता था कि क्या कॉमन पॉइंट्स होंगे। दूसरी बात, अगर आप वेस्ट बंगाल में चुनाव देखें, अगर आप बिहार के चुनाव देखें, तो बहुत क्लियरली लास्ट मिनट तक कुछ डिसीजन नहीं है। वेस्ट बंगाल में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, इंडिया अलायंस के पार्टनर्स हैं, वहां पर चल रहा था। दिल्ली में देखा, हरियाणा में देखा, ये यहाँ पे देखा, वेस्ट बंगाल में देखा, बिहार में भी लास्ट मिनट तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि कौन सीएम फेस बनेगा। तो ये इन चीजों की वजह से कहीं ना कहीं हम जनता का विश्वास खो बैठते हैं, और ये विश्वास वापस जीतना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है, एसआईआर को लेकर हो या वोट चोरी को लेकर हो, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, पर इस समय जनता के सामने और मुद्दे हैं जो हमें हाईलाइट करने चाहिए। पर इस समय सबसे बड़ी चुनौती जब आम इंसान की जिंदगी पे नहीं बीतती है, तब तक वो कनेक्ट नहीं करते हैं। आज कॉकरोच जनता पार्टी क्यों कनेक्ट कर पाई? क्योंकि वो नीट की आवाज बनकर प्रखरता से निकली, उभरी। सिमिलरली अब E20 को लेकर इतना बड़ा माहौल है, पर कोई इस पर चर्चा नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं अपनी रणनीति, अपना कोऑर्डिनेशन, अपना कम्युनिकेशन रेगुलरली, और क्या प्रोजेक्शन है जनता के बीच में, वो करना पड़ेगा। एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सिंपली बिकॉज आई बिलीव कि एक मजबूत विकल्प निकलना बहुत जरूरी है। तभी इस तरीके का अहंकार जो आ बैठा है 3 टर्म की सरकार में, तभी वो खत्म होगा और अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। रेखा जी के आखिरी सवाल, कभी कभी लगता है ऐसा, आपने तमाम चीजें कही और आपने किया जातियों में बांटने वाली बात, वो बहुत ही गंभीर मुद्दा है, वो भी खड़ा हो गया है, रिजर्वेशन वाला मामला भी हो गया है। हम तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ दिनों बाद एक बार और थोड़ा समय दीजिएगा जिसमें हम सिर्फ उसी मुद्दे पर बात करेंगे। लेकिन आज एक सवाल, अब आखिरी सवाल, आपको लगता है कि शायद आप लोग गलत जगह पर लड़ाई लड़ रहे हैं? क्योंकि बीजेपी को जो पावर आती है, जो पावर हाउस जनरेटर जो कहा जाता है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से, वो उसी महाराष्ट्र की धरती से आता है जिस महाराष्ट्र से आप आती है, नागपुर मुख्यालय है। उसी नागपुर की धरती से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और जब भी शिक्षा मंत्रालय का जिक्र आता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 2 मंत्रालयों में बहुत हस्तक्षेप है, शिक्षा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय, और दोनों ही मंत्रालयों का भगवान भी मालिक नहीं रह गया, आजकल हालत ये हो गई। ऐसे माहौल में क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी टारगेट कर रही है, बहुत अच्छी बात, लेकिन आपको आरएसएस पर भी कहीं ना कहीं टारगेट करना पड़ेगा? आरएसएस को लेकर भी एक पोल खोल अभियान चलाकर इन जेन जी में और अल्फा जेन जी में, मतलब जो 2 साल बाद या 3 साल बाद 18 या 19 साल के होंगे या फर्स्ट टाइम वोट करेंगे, उनके बीच जाना पड़ेगा। ऐसी कोई रणनीति बनानी पड़ेगी क्या अपोजिशन को? नहीं, बिल्कुल, आई थिंक जेन जी, जेन अल्फा हो, मिलेनियल्स हो, ये सारा जो जनरेशन है, हमें सभी के साथ संपर्क करना पड़ेगा, उनकी भाषा में करना पड़ेगा, उनके हिसाब से उनके मुद्दों पे करना पड़ेगा। मैं आपको फिर से दोहराऊंगी कि इवन इफ अभी आरएसएस का कंट्रोल कल्चर और जो भी एजुकेशन पे है, क्या हुआ? एजुकेशन को लेकर ही इतना बवाल हुआ है ना, और वो एजुकेशन के चलते ही स्टूडेंट्स बाहर आए हैं।
जब तक उनके घर तक ये लड़ाई नहीं जाती है, कोई आम इंसान विल नॉट वांट टू कम इनटू द क्रॉस फेयर ऑफ द गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट का जो मदरशिप है वो आरएसएस है। पर जो युवा वर्ग है, प्लीज अंडरस्टैंड, युवा वर्ग थिंक्स इट इज द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को लेकर हमें उनको सजग करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि ये जो गवर्नमेंट का जो बल आता है वो यहाँ से आता है, जो सोच आती है यहाँ से आती है। जो आज जो इतनी अभद्र टिप्पणी अभी उन्होंने भी कही है, कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है महिलाएं इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं जेनजी प्रोटेस्ट में, और भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, उसको लेकर ही विवाद खड़ा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें जेनजी के पास भी जाकर कहना पड़ेगा कि ये छोटा मुद्दा भी उनके हाथ में मत दीजिए। तो बहुत सारी तमाम चीजें हैं जहां पे हमें आई थिंक जेनजी को अट्रैक्ट करना पड़ेगा कि दीज आर योर इश्यूज एंड योर इश्यूज आर आवर इश्यूज एंड वी आर स्पीकिंग देम। एंड जेनजी का एक और चीज है, जो जेनजी है उनके जो माँ बाप हैं वो जेन एक्स हैं। जैसे मेरे खुद के 2 बच्चे जेनजी हैं और मैं जेन एक्स हूँ। तो वैसे ही अगर मेरे बच्चों को कुछ होता है तो मैं उस पर निर्णय लूंगी। और अगर मैं लाइफ लॉन्ग कोई एक पार्टी को वोट करती हूँ, अगर वही पार्टी मेरे बच्चों के साथ कुछ गलत कर रही है तो मैं भी कहूंगी नहीं, मैं इनके साथ समर्थन में नहीं खड़ी हूँ। तो ये सेंटिमेंट जब तक नहीं आता है तब तक मैं नहीं मानती हूँ कि किसी तरीके का मोमेंटम और बन सकता है। हमें बनाना पड़ेगा, हमें लगातार संपर्क करना पड़ेगा, घर 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 जाकर संपर्क करना पड़ेगा, उनकी भाषा में उनसे बात करनी होगी, उनके मुद्दों पे उनसे बात करनी होगी और उनका समर्थन जीतना होगा। बिल्कुल आपने सही कहा प्रियंका जी कि जेन जी के साथ जुड़ना होगा और राजनीतिक दलों को अपनी गलतियों से सीखना भी चाहिए। और आपने कहा जो 3 टर्म के बाद सरकार में अहंकार आ जाता है, पता नहीं वो अहंकार इस देश के लोकतंत्र पर बहुत ज्यादा भारी पड़ता जा रहा है और कब तक भारी पड़ेगा। प्रियंका जी आप हमारे साथ जुड़ी और इन तमाम जानकारियों को आपने हमारे सामने रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल थैंक आपने राजनीति छोड़ी नहीं है, तो हम उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्दी उसी संसद के गलियारे में आप नजर आए। लेकिन इसके लिए फिर वही बात है कि जेन जी का समर्थन जुटाना पड़ेगा, नंबर हासिल करने पड़ेंगे और किस तरह से हासिल कर पाते। आपका धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से भी कहेंगे, यू। प्रियंका जी ने जो अपनी बातें कही, कितना सहमत है कितना असहमत है, लेकिन एक शर्त मैं जोड़ देता हूं, सभ्य शब्दों में कमेंट करके हम तक जरूर पहुंचाइएगा। आप कितने, क्योंकि आप जो लिखते हैं, प्रियंका जी भी थंब दिखा रही है, क्योंकि आप जो लिखते हैं वो आपके और आपके परिवार के संस्कारों के बारे में। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।